के हमारे ये नेता भाई कृष्ण बेदी जी, हमारे पूर्व मंत्री होडल से विधायक श्री जगदीश नैयर जी, वाणीखेड़ा से विधायक भाई विशंबर वाल्मीकि जी, राई के हमारे विधायक भाई मोहनलाल बड़ौली जी, गन्नौर की हमारी विधायक बहन निर्मल चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अध्यक्ष हैं मान्यवर पवन जी, श्रीमान राजेश जी पानीपत, श्री ईश्वर पलाका जी, श्री फूलसंग खेड़ी पूर्व विधायक, श्री सुभाष चंद्र जी, श्री अमरनाथ सौदा जी, रावतार वाल्मीकि जी, हमारे यहां के चेयरमैन नगर परिषद बहन नीलम विरवाणी जी, श्री उमेश शर्मा जी, श्री बलदेव कांगड़ा जी, ऋषिपाल बेदी जी, भारत भूषण टांक जी, उपस्थित सभी हमारे सज्जन वृंद, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, जैसा हमने कहा कि आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की, ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है, अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी, तीन काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका हम विचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, ये महापुरुष कोई जाति पाति के नहीं होते हैं। अब यह अलग बात है कि कुछ समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि यह संत इस समाज का है, यह संत इस समाज का है। ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो, यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किससे दोस्ती नहीं है, किससे बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा। यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है खान पान अलग अलग हो सकता है, भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष प्राचीन अतीत से जब से हम अध्ययन करते हैं तब से हमारी संस्कृति एक है।
इस संस्कृति के माध्यम से हमने कभी इतना ऊंचा स्थान पाया कि दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना कि भारत विश्व का गुरु है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। दुनिया के लोग संघर्ष, आपस में लड़ाई भिड़ाई, बुराइयों का उनके यहां प्रचलन, एक समय ऐसा हुआ कि वो भारतवर्ष की तरफ देखते थे। भारत के संत महापुरुष ऋषि मुनि 7 समुद्र पार उन देशों में भी जाकर के और उनको शांति का पाठ पढ़ाते थे। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा आया कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं सो गया। सोने के बाद हमारे ऊपर ही उन विदेशी आक्रांतों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, हमको गुलाम बना दिया। 1000 से ऊपर साल हम गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी के काल में भी बहुत से ऐसे वीर पुरुष, समाज के ऐसे अग्रणी लोग जिन्होंने अपने अतीत को, उज्जवल अतीत को प्राप्त करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जी जान को आहुति डाल दी, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिसके कारण से हम फिर से आजाद हुए हैं। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमें आज उच्च शिक्षा की जरूरत है, उन संस्कारों की जरूरत है, उन उपदेशों की जरूरत है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले तुमको दिए थे। चाहे वो रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सजाया, भगवान राम में कैसे कैसे गुण थे उन्होंने हमको बताया। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, ये कैसा होता है, उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखा और हम उनको लेकर के चले। तो इस प्रकार का चित्रण उन्होंने भगवान राम का किया। अगर वो चित्रण कर सकते हैं तो इसका मतलब अच्छाई बुराई को पहचान सकते हैं। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अभी हमने 2 दिन पहले ही रावण के पुतले फूके हैं। अब रावण का पुतला तो कागज से, लकड़ी से, छड़ियों से बना दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पटाखे छुरछुरियां छोड़ दी जाती हैं, एक मनोरंजन का एक विषय बन जाता है। लेकिन क्या इतना ही हेतु है? इतना हेतु नहीं है, बल्कि सदियों से जो चलता आ रहा है, इसको याद कराने के लिए एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक परंपरा के रूप में हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए कि उन सब बातों को याद रखें जो उन्होंने शिक्षा के रूप में हमें दी थी। तो मित्रों, भाई बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे। और फिर उन्हीं के जीवन को लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम उठाई। तो वो जो भगवान हैं, उन भगवान के जीवनी पर हम बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शब्द ऐसे नहीं हैं कि उनके पूरे चित्रण को आपके सामने रखा जा सके। आज किसी के पास ऐसे शब्द नहीं है, वो उन सब चीजों से ऊपर हैं, वो एक अलौकिक शक्ति है। उनके स्मरण करते रहने से, उनके रास्ते पर चलते रहने से हमारा जीवन शुद्ध होगा और हम जो है अपने जीवन की खुशी, सुखी और खुशी, ये दोनों अपने साथ ला करके आगे बढ़ सकते हैं। वेदों के वो ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, और ऐसा जो उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि त्रिकालदर्शी होने के नाते रामायण के माध्यम से जो आज उन्होंने शिक्षा दी है वो आज भी प्रासंगिक है। इन सब ऋषि मुनियों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा बताया गया, हमने एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना सरकार की ओर से कभी राज्य स्तरीय करेंगे तो कभी जिला अनुसार कराएंगे। राज्य स्तरीय, अगर मैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बात करूं तो जैसा बताया कि सन 2015 में सबसे पहले हमने कैथल में और महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई थी। इसी प्रकार बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ था। दूसरी बार हमने जींद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया था, और आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, हालांकि महर्षि वाल्मीकि जयंती तो शायद 10 तारीख को है, शरद पूर्णिमा के दिन होती है। शरद पूर्णिमा के ऐसा कहा जाता कि उस रात को चंद्रमा जो है, चंद्रमा 16 कलाएं संपन्न होती हैं चंद्रमा की रोशनी में। तो 16 कला
जो संपन्न इस प्रकार का जो चंद्रमा का एक विशेष जिस दिन प्रभाव होता है उस दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म है, तो निश्चित रूप से वो सारा भी एक प्रभाव करने वाला ये विषय है। तो हम पुनः उनके जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, प्रभु वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे महापुरुषों ने जो संदेश दिए थे उनके अनुरूप हरियाणा में हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं का उल्लेख भी मैं थोड़ी मात्रा में करना चाहूंगा। हमेशा ऐसे महापुरुष कहते हैं समाज में समानता, समाज में समता, समाज में समरसता ये आनी चाहिए, ये ऊंच नीच का भाव ये नहीं होना चाहिए। हमने भी उसको, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो, चाहे वो किसी जातीय दृष्टि से हो, सोशल दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हो, लेकिन हर जो ऐसा व्यक्ति पीछे रह गया है, ऐसा परिवार या समाज पीछे रह गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक सिद्धांत हमको दिया है, वो है अंत्योदय का सिद्धांत। अंतिम का उदय होना चाहिए। जो आखिर में रह गया यदि उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर जो आखिर रह गया उसको आगे बढ़ाएंगे तो एक एक करके सब आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा। अंत्योदय की भावना से एक सुखी समाज की कल्पना ये हम कर सकते हैं। तो हमने उसी आधार पर हरियाणा के हर परिवार को चिन्हित करके उसका जो डाटा है, उसका जो उस परिवार की स्थिति, शिक्षा कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके परिवार में सब जो पढ़ने वाले बालक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, रोजगार करने वाले रोजगार करते हैं कि नहीं करते हैं, वृद्ध आयु हो गई है तो उनको कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता कि नहीं मिलता है, ऐसी सब चीजों का एक योजना बनाई है। एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को हम पहचान करके उसको आगे बढ़ा सकें, और इसके लिए योजना हमारी है परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र ऐसी योजना जो ना देश में किसी और प्रांत में है, ना दुनिया के किसी देश में है, हरियाणा की पहली योजना है। बहुत प्रदेश आकर के इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र से 7 लोग आज सायंकाल मेरे पास आ रहे हैं केवल इस एक योजना की जानकारी के लिए। 3 उसमें मंत्री हैं, 4 उसमें अधिकारी हैं। केवल आपकी परिवार पहचान पत्र योजना क्या है, कैसे आप एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की चिन्हित करते हैं उस परिवार को, तो उसके लिए हम लोग अपने यहां डाटा रखते हैं। मैं अगर मान लो आज की सभा में, क्योंकि मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज के अपने यहां परिवार कार्यकर्ता बैठे हैं, तो वाल्मीकि समाज का आज मैंने एक अध्ययन किया, और उस अध्ययन में हो सकता है उसमें कुछ 2-3% ऐसे भी होंगे जिन परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, लेकिन जो कराया है उसके अंदर आज मुझे जानकारी मिली कि कुल हरियाणा में 2,26,391 परिवार हैं। अब एक एक परिवार की पहचान हमने की है। इसी प्रकार कुल आबादी 9,54,970, ये वाल्मीकि समाज की आबादी। अभी हो सकता है 1 महीने पहले की हो, इस महीने का डाटा भी, रोजाना डाटा उसमें बदलता है। जो नए जन्म लेते हैं ऐसे शिशु की संख्या भी उसमें जुड़ती है, जो भगवान को प्यारे हो गए उनकी संख्या भी कटती है। रियल टाइम पर जिसको डाटा कहना चाहिए वो हमारे पास होता है, और उसमें भी परिवारों में कौन क्या करता है इसका भी डाटा हम लेकर के रखते हैं। अगर उसमें कोई काम करने वाले हैं तो उनका डाटा काम करने के हिसाब से मिलता है, और जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने वाले में मिलता है। अब इसके अंदर कुल मिलाकर 3,08,275 ये विद्यार्थी हैं वाल्मीकि समाज के, कुल 32.5%। बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई कि 32.5% आज के युग में विद्यार्थी की समाज के हैं, तो अच्छी बात है। बहुत प्रांतों में तो एक समाज, क्योंकि प्रतिशत तो समाज के ही संख्या में से होना है, 30% से ऊपर अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं तो अच्छी संख्या मानी जाती है, अच्छी संख्या मानी जाती है। एक सभा में मैंने पहले कहा था कि वाल्मीकि समाज एक ही व्यवसाय की बात हमेशा करता है, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ये ठीक है, परंपरागत रूप से हमारे जिम्मे कोई काम था, हमने करना शुरू किया, लेकिन क्या सारी उम्र हमारे बच्चे भी वो सफाई कर्मचारी बनकर के आगे करते रहेंगे क्या? क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे, उनके जॉब कराएंगे, उनको नौकरियां कराएंगे, उनके अपने व्यवसाय कराएंगे, उनके व्यवसाय कराएंगे। अपने समाज में भी
प्रेरणा देने वाले कुछ लोग हैं, और वो प्रेरणा देने वाले लोग भी हमको जो ध्यान में आए हैं, उसके अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से ऊपर है, ऐसे भी और 617 परिवार हैं। 617 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी 6 लाख से ऊपर आय है। 10 लाख से ऊपर आय के भी परिवार हैं। तो आखिर उनको भी हम अपना साधन बनाएंगे, उनके साथ लग करके मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि अपने समाज में से एक 10-10 परिवार अपने जैसे बना डालो। आज 600 हैं तो ये 6000 होंगे, और 6000 होंगे तो 60,000 होंगे। हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, ये है अंत्योदय। सरकार की जो भूमिका है वो हम जरूर अपना पूरा करेंगे। हम एक एक परिवार को चिन्हित करके, जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, अभी तो 1 लाख तक पकड़ा है हमने, 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों को कोई उनकी स्किलिंग करके, कोई रोजगार करा करके, कहीं प्राइवेट नौकरी करा करके, सबको कहीं ना कहीं काम दिला रहे हैं। 30,000 लोगों को पिछले 6 महीने में हम लोन दिला करके उनके व्यवसाय आगे बढ़ा चुके हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। 1 लाख आय बहुत कम होती है, सिर्फ 8,000 रुपये महीना होती है। कैसे ये 15,000 से आगे जाए? सामान्य परिवार 15,000 में भी गुजारा कर नहीं सकता, लेकिन पहला टारगेट हमने 15,000 रखा है। ये टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर 15,000 से 25,000 कैसे जा सकते हैं, ताकि एक सामान्य परिवार भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। केंद्र सरकार की सहायता से बहुत हमने योजनाएं बनाई हैं, जैसे आयुष्मान। गरीब परिवार को जिसकी आय 1,80,000 रुपया साल से कम है, ऐसे इलाज का जो खर्च है 5 लाख रुपया सरकार देगी। ऐसी योजना हमने बनाई है कि 5 लाख तक का खर्चा परिवार को नहीं करना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड दिए जा रहे हैं। अब मैं एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूं आपसे कि अपने से परिवार पहचान पत्र किन किन लोगों ने बनवाया है? जरा हाथ खड़ा कर लें। बहुत बढ़िया, लगभग सब लोगों ने बनाया है। जैसे मैंने बताया 2-3% बाकी होंगे। आयुष्मान का कार्ड, जिससे हम अपने 641 अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते हैं, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे आयुष्मान कार्ड किन किन ने बनवा लिए हैं? ये संख्या बहुत कम है। आप लोगों को कार्ड बनवाने चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह चुके हैं कि सभी अस्पतालों में, सभी हमारे सरकारी जो आवास दफ्तर हैं, उनमें 1,80,000 से नीचे जिसकी आमदन है, उसके सब सदस्यों के कार्ड बनने चाहिए। और परिवार के कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक का पैसा उनसे नहीं लेना है। वो सरकार भरेगी, चाहे केंद्र सरकार भरेगी, चाहे हरियाणा सरकार भरेगी। एक बहुत बड़ी सहायता परिवारों को मिलने जा रही है। इसी प्रकार राशन कार्ड। पहले राशन कार्ड बनाने में बहुत कठिनाई आती थी, वो भी हमने तय कर दिया कि किसी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है और भी कार्ड बना हुआ नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली कार्ड बनाना है। प्रयोग के रूप में 2 जिलों में हमने प्रयोग कर लिया है। सफल प्रयोग है, एक सिरसा जिला और एक कुरुक्षेत्र जिला। अब आने वाले 2-3 महीने में सभी जिलों में ऑटोमेटिक ये कार्ड बनेंगे। आपको कार्ड बनाने के लिए किसी दफ्तर में, फूड सप्लाई ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। हर एक को पीला कार्ड घर बैठे मिलेगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि 5 साल से लेकर और 18 साल तक कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। हां, 10वीं पास पहले कर जाए तो उसके बाद बाहर जाना हो जाए, लेकिन 10वीं तक की शिक्षा हर एक परिवार के बच्चे को ट्रैक करो। अगर वो 10वीं से नीचे कहीं पढ़ाई नहीं कर रहा और छोड़ के घर बैठ गया है, कोई भी कारण है, तो माता पिता की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। 0 ड्रॉप आउट पॉलिसी ये हम हरियाणा में लाने जा रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल से बाहर रहेगा, ऐसा कतई नहीं होगा। स्कूल के अध्यापकों को कहा है कि आप ढूंढो, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ उनके घर में जाओ, माता पिता को तैयार करो, बच्चे को तैयार करो, उसको स्कूल में लाके बैठाओ। तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन शिक्षा की दृष्टि से भी आएगा। वृद्धावस्था पेंशन जो 60 साल का जिस दिन हो जाएगा, उससे 1 महीना पहले एक अधिकारी सरकार का आपके घर पहुंचेगा, उसके साइन कराएगा और 60 महीना होते ही अगले महीने से पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। कोई दस्तावेज नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये सिस्टम शुरू हो गया है। मैंने पिछले महीने भी देखा 6,000 ऐसे बुजुर्ग जिनको कहीं कोई फॉर्म भरने जाना नहीं पड़ा, उनकी अपने आप बन गई है। पिछले 3 महीने से काम चल रहा है।
तो आगे चल करके किसी बुजुर्ग को भी इसके लिए अब कहीं भी आना जाना धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब योजनाएं घर बैठे मिलेंगी। पहले कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, जाति का प्रमाण पत्र है या कोई जन्मतिथि का प्रमाण पत्र है, हम घूमते थे, तहसीलदार के चक्कर लगाते थे, एसडीएम के लगाते थे या किसी और प्रतिनिधि के लगाते थे। लेकिन अब जिनकी वेरीफाइड डेट एक बार हो गई, जन्मतिथि एक बार जांच करनी है, सारी उम्र के लिए जन्मतिथि तो बदलने वाली नहीं, वही रहेगी। इसलिए जब आप बटन दबाएंगे, आपका जन्मतिथि प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र आपके हाथों में उसी समय आ जाएगा, किसी दफ्तर के काटने की जरूरत नहीं है चक्कर। तो ये सुविधाएं हमने अब शुरू की है। उज्ज्वला योजना तो बहुत पुरानी हो गई है। 9 लाख हमको परिवार ऐसे मिले जिनकी रसोई में गैस का कनेक्शन नहीं था। हर घर में रसोई गैस कनेक्शन ये सरकार की द्वारा जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त में दिया गया है। तो ऐसे मैं समझता हूं हर एक के घर में होगा। इतनी बड़ी सभा में आज भी आप खड़े होकर बता सकते हैं कि क्या कोई घर ऐसा, रसोई ऐसी है जिसमें गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं पहुंचा है कोई? ये तो हाथ खड़े कर दो। 1 2 डीसी साहब, ये 4-5 हाथ खड़े हैं। इस सभा के बाद यहीं इस कोने में आपकी कुर्सी लगेगी और ये 5 लोगों के लेके फार्म भरवाना और 48 घंटे के अंदर अंदर इन 5 परिवारों के घर में गैस कनेक्शन पहुंचेगा। और भाई अगर गैस कनेक्शन 48 घंटे में ना पहुंचे तो फिर आप यहां के डीसी और यहां के हमारे मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए इनके घर से जाके उठा लाना। आखिर आज भी 5 परिवार इतनी बड़ी सभा में क्यों बचे? या तो उन्होंने नहीं आगे बढ़े होंगे, गए होंगे, या कहीं बाहर से आके बसा होगा, या कोई छोटे मोटे कागज में कोई कमी किसी ने दिखाई होगी। लेकिन कोई भी कमी हो, गैस कनेक्शन पहले दो, कमियां बाद में पूरी कराओ। एक मांग रखी गई है, हमारे बेदी जी और यहां के लोगों ने एक मांग पत्र दिया है, कहने लगे पढ़ दूं। मैंने कहा पढ़ना नहीं, मुझे पता है आपकी मांग पत्र क्या क्या है। कुछ थोड़ी थोड़ी बातें वो भी मैं करना शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि विद्यार्थी हमारे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको छात्रावासों में जगह नहीं मिलती। तो मैं आज, वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आज फिर कह रहा हूं, एक कंडीशन के साथ कह रहा हूं कि अभी अभी मुझे जो जानकारी मिली है, हमारे पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं और ऐसे आदमपुर विधानसभा का भी चुनाव घोषित हो गया है। तो उन स्थानों पर आचार संहिता लगी है। तो जो मैं यहां घोषणा कर रहा हूं, ये केवल शहरों के लिए है, जहां आचार संहिता लगी है वहां के लिए नहीं है। इसलिए इन स्थानों पर जो हमारे छात्रावास है, वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं, जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां भी यह रिजर्वेशन लागू रहेगा। और नए बनने वाले जो भी कोई छात्रावास होंगे, वो जानकारी हमारे बेदी साहब या हमारे जो विधायक बैठे हैं वो जानकारी दे देंगे। तो कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे, उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ये रखा जाएगा। यहां जो हमारा एक भवन बनने की बात आ रही है, कि जो भवन बन रहा है, उस भवन के लिए वैसे तो मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पिछले साल कोविड का भी समय था, कुछ यहां एक किसान आंदोलन भी चल रहा था, थोड़ा विवाद हुआ, तो सब लोगों ने मुझे परामर्श दी कि अभी नहीं जाना चाहिए, बाद में किसी और अवसर पर जाएंगे। संयोग से आज फिर महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है, आज मुझे आप लोगों ने यहां बुलाया है। तो मैं वो जो उस समय विचार किया था, वो उस समय तो पैसे नहीं आपको दिलवा पाए थे, लेकिन उस समय के 21 लाख रुपया वो आज मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि तुरंत रिलीज कर दें, ताकि 21 लाख रुपया उस धर्मशाला में जो भवन बन रहा है, भवन क्या है वो, त्रिकाल भवन, त्रिकाल समरसता भवन, 21 लाख रुपए उसके। लेकिन वो बेदी जी ये भी कह रहे थे, वो तो 21 लाख तो पिछले साल के थे, अब तो कुछ बढ़ गए होंगे। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे, अब उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है, 21 लाख और 4 लाख और, तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं।
एक मांग इन्होंने रखी है कि ठेकेदारी प्रथा, ये मैं पहले घोषणा कर चुका हूं कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। उस समय एक प्रावधान किया था, उसका उपयोग मालूम नहीं कितना आप लोगों ने उठाया है। हमने कहा था कि जो ठेकेदार हैं उसमें जिनका अनुभव हमारे सफाई कर्मचारियों का ज्यादा है और थोड़ा पढ़ा लिखा अगर है, मानो 10 पास भी है, तो ठेकेदारी की जगह हमारे ये लोग अपनी कोई सोसाइटी समिति बना लें और इस सोसाइटी समिति के माध्यम से ही हम उनको नौकरी देंगे। बाहर के ठेकेदार के बजाय 50% ठेकेदारी हमारे ही लोगों में से लोग करें, जिनका अनुभव है सफाई का, वो कर सकते हैं। ऐसा हमने एक प्रावधान दिया था, लेकिन रिजल्ट उसके कोई ज्यादा अच्छे नहीं दिखे मुझे। मैं आपको फिर कहता हूं कि जो अपने अच्छे समझदार ऐसे जो बीट वाले जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो अपनी समितियां बना करके ठेका लेंगे तो प्राथमिकता 50% ठेके उनको मिलेंगे और बाकी जो हैं वो किसी दूसरे को नहीं मिलेंगे। बल्कि एक नई व्यवस्था हमने कर दी है जिसकी घोषणा आज मैं कर रहा हूं। हमने एक कौशल निगम, कौशल रोजगार निगम बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बजाय ठेकेदारों के सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। एक कोई मुझे बताया गया है कि सेक्टर 7 में गुहाना में ही कोई एक राजस्व रिकॉर्ड में कभी पुराने समय की एक वाल्मीकि समाज की कोई जमीन उस समय थी, बाद में वो कहीं गलती से किसी और डिपार्टमेंट के नाम चढ़ गई। डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया है कि उसको खोजें। अगर वो सेक्टर 7 में कोई जमीन वाल्मीकि समाज की है गुहाना की, तो उसको निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को ही दिया जाएगा। वो कोई भी गलती से कहीं हुआ तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये भी इनको हमने बता दिया। तो मित्रों, वैसे तो एक बात हमारे बेदी जी ने जिक्र किया है कि 2015 में जब कैथल में हमने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई थी, उस समय एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प की घोषणा हुई थी कि वहां पंचायत ने हमको जमीन दी थी। संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाया था विश्वविद्यालय, वो देश में और कहीं नहीं है। केवल हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है। वो बनकर के काफी तैयार हो गया है। अभी क्लासेस थोड़ा बाहर लग रही हैं, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग तैयार होगी क्लासेस वहां लगेंगी। और मैं एक जो आयोजक हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि समाज का कोई कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि की जयंती के ऊपर हम कैथल के उसी यानी विश्वविद्यालय जो परिसर है महर्षि वाल्मीकि जी का, उस परिसर में करें, ताकि हमको सबको पता लगे कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से और जो एक संस्थान बना है। तो अगली बार का जो कार्यक्रम आप करें, मंजूर है? हाँ, कैथल में महर्षि वाल्मीकि जी का जो विश्वविद्यालय हमने बनाया है उसमें हमको करना चाहिए। आज के इस अवसर पर आपने मुझे सुना है, महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों पर चलने के लिए जो हम लोगों ने विचार किया है, और उनका जो बचपन, उनका जो जीवन है, बहुत सामान्य जीवन, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। कैसी लीला है प्रभु करतार, कैसी लीला है प्रभु करतार, कुशा पर कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। तो ऐसा बालक जो बहुत सामान्य परिवार से आगे बढ़ करके और एक ऋषियों की परंपरा में, वो ऋषियों के ऋषि थे, योगियों के योगी थे, और इस नाते से उनका हम सम्मान करते हैं। उनकी शिक्षा पर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जो आप बैठे रहेंगे, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का आप आभार व्यक्त करेंगे। और श्रीमान दीपक जी जो यहां पर भगवान वाल्मीकि